हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फैंटेसी कोरियन ड्रामा माय डेमन का फर्स्ट एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डेमॉन्स असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों को मुसीबत में उनके गार्डियन बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ सीन कट होता है और हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है जो घने अंधेरे में किसी से डर के भाग रही थी। वो एक जगह रुक जाती है और सामने देखती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने से आ रहा है वो पता नहीं कि मुझे मारने आ रहा है या बचाने आ रहा है। मुझे ये भी पता नहीं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, पर चाहे जो कुछ भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। इसी के साथ ही ये सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे और गॉड से प्रे कर रहे थे। वही चर्च का फादर उन्हें डेमंस के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ काले कपड़ों में ग्वान आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डेमन आ गया ये कहकर भाग जाते हैं। ग्वान पेडेस्टल के ऊपर चढ़कर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डेमन है। ग्वान वहाँ से चले ही जाने वाला था, तभी एक छोटी बच्ची ग्वान पे क्रॉस फेंककर मारती है, जिससे उसके फेस पे एक कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो बच्ची नहीं जाती। तभी ग्वान वो क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। चर्च के बाहर जाते ही वो अपने हाथों से चुटकी बजाता है और एक चुटकी से ही वो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। जैसे ही ड्रेस चेंज हो जाती है वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए ये कहता है, इंसानों के सिर्फ 3 दुश्मन हैं। पहला तो उनकी बॉडी, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरी इविल स्पिरिट। थोड़ी देर में ही ग्वान समंदर के पास पहुँच जाता है जहाँ एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ग्वान उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश अपनी भूख मिटाने की है? तो वो आदमी कहता है, हाँ, पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि चारों ओर अकल पड़ा हुआ है। तभी ग्वान कहता है, ये किसने कहा? देखो, समंदर में मछलियाँ भरी पड़ी है। ये कहकर वो एक चुटकी बजाता है और समंदर में बहुत सारी मछलियाँ उछलने लग जाती है। जो देख वो आदमी हैरान हो जाता है और ग्वान से कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि तुम कोई गॉब्लिन हो। जो सुन ग्वान तो उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे उस गॉब्लिन जैसे अगले स्पिरिट से कंपेयर करने की? तो वो आदमी कहता है, फिर तुम जरूर ड्रैगन किंग हो। तभी ग्वान कहता है, मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। वो आदमी फिर से कहता है, फिर तुम जरूर 9 टेल फॉक्स होगे। ग्वान कहता है कि वो कुत्ते जैसे बदबू मारते हैं। तो वो आदमी पूछता है कि फिर तुम कौन हो? ग्वान कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डेमन हूँ, जिसे तुम इंसान इविल स्पिरिट बुलाते हो। जो सुन उस आदमी को बिलीव नहीं होता एंड कहता है, शायद मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उछलते हुए उसकी ओर आ रही है, जो आकर उसके ऊपर गिरती है, जिससे उससे ग्वान की बात पर बिलीव हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो? तभी ग्वान एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उससे कहता है, तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। पूछने पर वो बताता है कि ये डील 10 साल तक होगी। 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर 10 सालों के बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी सोल अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। तो वो आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड क्या है? ग्वान बताता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो, पर वो आदमी इतना भूखा था कि उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वो बस अपनी बाकी की जिंदगी की भूख मिटाना चाहता था, इसलिए वो आदमी उस डील के लिए तैयार हो जाता है। तो ग्वान उसके उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है कि डेमॉन्स इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं और इसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। 10 साल के बाद मिलते हैं, इतना कहकर ग्वान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम यानी कि 2023 में, जहाँ 2023 कोरिया सीओ अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ हम अपनी फीमेल लीड डोही को देखते हैं, जिससे एक बंदा फ्लर्ट करने आ जाता है। उसे लगता है कि वो एक वेट्रेस है, लेकिन तभी अनाउंस होता है कि 2023 कोरिया सीओ का अवार्ड मेरे ग्रुप की
सीईओ मिस दोही को, जो सुन उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि मेरे ग्रुप कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज कंपनी है। यहाँ सीन कट होता है और अगले दिन हमें दोही को दिखाया जाता है, जो न्यूज में उनके कंपनी का हाल ही में रिलीज किया हुआ चिलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी मिस शिन को ये पता करने के लिए कहती है। फिर अचानक वो यहाँ से अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है, जिसमें मिस शिन कहती है आप ऐसे हमेशा इसे अवॉइड नहीं कर सकती। दोही कहती है मेरे पास इन फालतू ब्लाइंड डेट्स के लिए टाइम नहीं है। तभी मिस शिन कहती है पर इससे मैडम जू बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। तभी दोही को मैडम जू का कॉल आ जाता है, जिससे वो अलमाइटी जू कहकर बुलाती है। कॉल उठाते ही उनके कहने से पहले दोही पूछती है क्या आपने चेकअप करा लिया? मैडम जू पूछती है क्या तुम्हें मिस शिन ने बता दिया कि आज कहाँ जाना है? तो दोही एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है, जो सुन मैडम जू कहती है ठीक है तो फिर मैं भी अपना इलाज बंद कर देती हूँ। अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप करने का शौक नहीं है। जो सुन दोही मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं डेट पर जाऊंगी, लेकिन आप भी अपना चेकअप करा लेना। जिसे सुनकर मैडम जू कॉल काट देती है और इधर दोही मिस शिन से पूछती है कि आखिर मुझे कितनी देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना पड़ेगा। मिस शिन बताती है कि बस आधे घंटे तक। तो दोही चली जाती है उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। इधर हम ग्वान को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, जिसमें से एक घड़ी में 12 बजते ही ग्वान अपने शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है। वो एक सोना में आराम कर रहा था और बाहर उसके आदमी उसका वेट कर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से अपना ग्वान एंट्री करता है, जो उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। पर वो माफिया बॉस ग्वान की ओर सैंड ऑयल फेंक कर भागने लगता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो ग्वान के साथ बार्गेनिंग करने लगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन तभी ग्वान कहता है तुमने डील किया था, तुम्हारे डील का टाइमिंग खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी सोल को इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। तो हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों की लालच में ग्वान का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो तो ग्वान को काफी सारे ऑफर्स देने लगता है कि मेरी जगह मेरे सारे गुंडों की सोल, लेकिन ग्वान तो मानने वालों में से नहीं था। इसीलिए माफिया बॉस ग्वान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और तभी उसके हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। ग्वान उससे गुड बाय कहता है एंड बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। इतना कहते ही वो आदमी मर जाता है। तो ग्वान उसकी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तभी माफिया बॉस के गुंडे अंदर आ जाते हैं, जो बॉस की हालत देखकर हैरान होते हैं। उनमें से एक ने ग्वान को वहाँ से जाते हुए देख लिया था। यहाँ से कट होता है और हमें ग्वान का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ से वो घड़ी गायब हो जाती है, जिसमें 12 बज चुके थे, यानी कि वो घड़ियाँ इंसानों की लाइफ टाइम थी, जिनके साथ ग्वान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। देन अगले सीन में हमें दोही को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी। लेकिन तभी एक वेटर जाकर बताता है कि एक कस्टमर ने ये पूरी जगह बुक कर ली है। तो दोही का आज बर्थडे था, इसीलिए उसे लगा कि मैडम जो ने भी बर्थडे के बारे में उसे बता दिया है। तो दोही उसे बताती है कि मैं तुम्हारे उसी कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर उसे लाइन डेट के टेबल पर ले जाता है। तो दोही जाकर उसके सामने बैठते हुए कहती है तो मैं तुम्हें पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसलिए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लाइंड डेट जो पेपर पढ़ रहा था वो नीचे करता है। वो आदमी हमारा ग्वान निकलता है, जिसे दोही देखती रह जाती है। पर ग्वान अपना सेवेज रिप्लाई देते हुए कहता है तुम शादी अपने पिलो से करो या अपने काम से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें ऐसे किसी को भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूँगा। जो सुन दोही थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि क्या हम कभी साथ में स्कूल गए हैं? ग्वान रूडली कहता है कभी नहीं। तो दोही पूछती है फिर क्या हमने कभी डेट किया है? तो ग्वान कहता है कोई चांस ही नहीं। तो दोही चिढ़ते हुए कहती है कि अगर हम साथ में स्कूल नहीं गए और ना ही हमने कभी डेट किया तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ है? तो ग्वान कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई भी
औकात नहीं है। जो सुन डोही को तो बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मैडम जू का मैसेज आ जाता है, उस लड़के के साथ तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगी। इसीलिए डोही अपने फोन में 30 मिनट का टाइमर ऑन करती है और टेबल पर बैठ जाती है। जो देख ग्वान कहता है, ओ हेलो, मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है बस शांति से खाना खाने के लिए। तो डोही कहती है कि अच्छी बात है, पर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तभी ग्वान कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? शहर में और भी कई सारे रेस्टोरेंट है, तो तुम कहीं और नहीं जा सकती? जिस पे डोही कहती है, तो तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता भी होगा उन जगहों के बारे में। ये कहकर वो दूसरी ओर फेस कर लेती है और इससे ग्वान को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहता है कि आखिर ये पागल इंसान इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी ओर हमें डोही की असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और डोही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि जब वो 11 साल की थी तभी उसकी मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। तभी मेरी ग्रुप की चेयरमैन मैडम जू ने डोही को अडॉप्ट किया था और अब वही उनका मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें पता चलता है कि डोही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई है और ग्वान को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। तो दोनों शांति से खाना खा रहे थे, लेकिन डोही उससे सवाल करने लग जाती है, जिससे ग्वान का दिमाग खराब हो जाता है कि तुम शांति से नहीं रह सकती, तुमने पहले ही आकर मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। जो सुन डोही भी कहती है कि मुझे भी यहाँ आने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बस और कुछ मिनट के लिए पोलाइट रहो और अपना बिहेवियर भी ठीक करो, कब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो? जिस पर ग्वान कहता है कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी रूड हरकत की है। तो डोही कहती है कि तुमने ही मुझसे पहले रूडली बर्ताव किया था, इसलिए मैं तुम्हें बस सच का आईना दिखा रही हूँ। देन वो उससे कहती है कि हमें कुछ बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए कि हम हमारे फैमिलीज को कन्वीनियंस कर सके कि हमारे दोनों के बीच में कोई भी सही नहीं होगा। तो डोही उसे कुछ आइडिया सजेस्ट करे जा रही थी, तो ग्वान इससे पहले ही इरिटेट हो चुका था। तो वो डोही से कहता है कि आखिर तुम करने क्या आई हो यहाँ पर और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो डोही कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है ये सब करने का, मैं तो बस ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। ग्वान शॉकिंगली कहता है कि ऊपर वाला? तो डोही कहती है कि मैं अलमाइटी के ऑर्डर्स को कैसे मना कर सकती हूँ। ग्वान अलमाइटी को गॉड समझ लेता है, क्योंकि वो ऊपर वाले का ऑर्डर और अलमाइटी से गॉड को समझ लेता है, जिससे वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है? तो डोही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसे देती है और ग्वान से भी उसका बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। तभी ग्वान कहता है कि मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रेंजर को नहीं देता। इस पर डोही कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम्हें यहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा, मेरी तरफ हमें एक दूसरे का साथ देकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सके। तो ग्वान उससे अपना बिजनेस कार्ड देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो सुनवल फाउंडेशन का ओनर है, लेकिन डोही को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर ग्वान उससे अपने फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है। क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में नहीं पता? वो न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है और उसे बताता है कि मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जैसे कि सिंगर, डांसर, एक्टर्स, ट्रेडिशनल पेंटर्स, इन सभी को वो सपोर्ट करता है, जिससे हमारा कल्चरल इम्पैक्ट बढ़ और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो तुम मेरे इतने रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे नहीं जानती? क्या तुम्हें अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में नहीं जानना चाहिए? डोही तो उसके लेक्चर से इरिटेट हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे सारे ट्रेडिशन के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। तो ग्वान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे उस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है? जो सुन डोही शॉकिंगली पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? ग्वान उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तो डोही कहती है कि तुमने इसके बारे में पूछ ही लिया है, तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्वान शॉकिंगली पूछता है कि ब्लाइंड डेट? डोही कहती है कि हाँ, हम दोनों की सेटिंग कराने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। जो सुन ग्वान शॉकिंगली कहता है, क्या गॉड हमें सेट कराना चाहते हैं? जो सुन डोही हंसने लग जाती है एंड कहती है, उन्हें गॉड बुलाना बहुत ज्यादा ही हो गया, मैंने तो बस उनका नाम अलमाइटी जू करके सेव किया है, तुमने तो उन्हें भगवान ही बना दिया। तभी ग्वान को समझ आ जाता है कि अलमाइटी जू एक इंसान है। जो सुन वो तो पहले हंसने ही लग जाता है, पर फिर कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील कराया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और डोही का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है, इसीलिए वो ग्वान को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। इधर वो गुंडे ग्वान की ओर आ रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक वेटर केक लेकर पहुँच जाता है। तो वो गुंडा उस केक की प्लेट को उछाल
देता है, जो कि उड़कर डोही के ऊपर गिरने जा रहा था। मगर तभी ग्वान आकर डोही को साइड कर लेता है और एक हाथ से केक को पकड़ लेता है। डोही तो ग्वान को देखने ही लग जाती है। दोनों की आंखें मिलती है और इसी के साथ ही पार्ट 1 का एंड यहाँ पर हो जाता है। तो ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू गाइस।